सो गाइस, IAS 16 स्टार्ट करते हैं। IAS 16 है नॉन करंट एसेट्स के बारे में। सही है। नॉन करंट एसेट्स याद रखना, हर ऑर्गेनाइजेशन हर बिजनेस में कॉमन होते हैं। लाइक के सबके पास कोई ना कोई, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल है तो फिर चलो नॉन करंट एसेट्स नहीं होते उनके पास, वो इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं। लाइक जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए या स्किल्स हो गए, सही है उनके पास। पर मेजॉरिटी जितने भी बिजनेसेस हैं, रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सब में नॉन करंट एसेट्स होते ही होते हैं। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता दूं पहले, कि FA2 में कह लो कि 5 से 6 MCQs देख सकते हो। F3 में भी सेम केस, कि इतना तो आ ही जाता है अक्सर, किसी ना किसी को आता है लाजमन 4 से 6 मार्क्स का, बट किसी किसी को ज़्यादा भी आ जाता है। F7 में ये स्टैंडर्ड तो आएगा ही आएगा, इससे आगे 8-10 स्टैंडर्ड्स बनेंगे। तो वो नॉन करंट एसिड से रिलेटेड हैं, तो ये आता होगा, ये समझ आएगी। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, ये समझ आएगी तो वो F7 वाले भी आएंगे, तो कह लो उधर तो ये चैप्टर इतना मायने रखता होगा। इसके बाद SBR में भी सही है। तो ये चैप्टर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान, बट थोड़ा सा लेंथी है बस। और मसला नहीं है, क्योंकि इसके किस्से थोड़े से ज़्यादा हैं। अच्छा, बाकी नॉन करंट एसिड आप लोगों को पता है कि हम लोग उसको टच कर सकते हैं। उसका कोई ना कोई फिजिकल सब्सटेंस होता है। सही है। और नॉन करंट एसिड आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि उम्मीद यही होती है कि 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा देगा। और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इससे हम क्या पता प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो, मशीनरियाँ हो गई। सही है। क्या पता फैक्ट्री हमने बनाई हुई हो, प्रॉपर्टी हो गई। और या तो सप्लाई ऑफ गुड्स, लाइक के कह लो कि वहीकल्स, वहीकल्स जो होती हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, अ, हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सही है। वो वहीकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डाइवो वाले के पास जो बसेज हैं वो सर्विस दे रहे हैं लोगों को। सही है, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेंट पे भी लगा सकते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। रेंट वाला चैप्टर आप लोग F7 में पढ़ोगे, और उसमें हम अपना हेड ऑफिस बनाकर उसको एज ए हेड ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, नॉन करंट एसिड को। तो नॉन करंट एसिड क्या है, प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। नॉन करंट एसिड सप्लाई ऑफ गुड्स में भी यूज़ होता है। नॉन करंट एसिड हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, वो हम किराए पे भी लगा सकते हैं। नॉन करंट एसिड हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। कब अपनी बुक्स में हम एक नॉन करंट एसिड लिख सकते हैं, कब आप असासा अपने पास रियलाइज़ कर सकते हो, कब आपको लगेगा कि भाई मुझे फ्यूचर में फ़ायदा। खैर ये असासे की डेफिनेशन भी होगी कि क्या है कि हमें उम्मीद है। प्रोबेबल का मतलब है ज़्यादा उम्मीद होना, ज़्यादा चांस होना। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें इससे फ़ायदा होगा। सही है, क्योंकि नुकसानदेह चीज़ को हम एसेट नहीं कह सकते, वैसे भी फ़ायदेमंद चीज़ को ही कहते हैं। और एसेट्स पे ख़र्चा कितना होता है अगर मैयर कर सकते हो तो। ये दोनों बातें गौर से सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में फ़ायदे की उम्मीद ज़्यादा हो। सही है, नुकसान की उम्मीद कम, फ़ायदे की उम्मीद ज़्यादा हो। और इस असासे पे ये जो ये गाड़ी है, ये मशीनरी जो है, सही है, प्रॉपर्टी जो है, इसको हासिल करने के लिए हमने कितना खर्चा किया है, वो खर्चा अगर निकाल सकते हो। सही है, वो खर्चा अगर निकाल सकते हो, तो तब असासे को अपनी किताबों में हम लोग लिखेंगे। कहानी समझ आई है? कैसे लिखेंगे?
अभी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा है, और हमने कहा है कि भाई नॉन करंट एसेट जो होता है वो क्या होता है। अगर उसको ख़रीद रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर वो शॉर्ट टर्म रिपेयरिंग वगैरह के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस में लिख दो उसको, एसेट में ना लिखो। तो रिकॉग्निशन क्या है कि भाई जब एसेट एसेट की डेफिनेशन मीट करे तो उसको एसेट्स में रिकॉर्ड कर दो। आगे चलते हैं, यही चैप्टर है हमारा, पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल ज़ीरो से आज फर्स्ट टाइम हमारी कंपनी वजूद में आ रही है और फर्स्ट टाइम हम लोग नॉन करंट एसेट्स लेने लगे हैं। सही है, फर्स्ट टाइम हम लोग एक नॉन करंट एसेट एक्वायर करने लगे हैं। सही है, एक्वायर करना, परचेज, कंस्ट्रक्ट। परचेज तो ये है ना कि बना बनाया ले लो। कंस्ट्रक्ट ये है कि खुद बनाना पड़ता है। सही है, जैसे कि बिल्डिंग अपनी अगर पसंद की इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो बिल्डिंग का तो फिर वो खुद ही बनाओगे भाई। सही है। तो हम लोग अपने असासे अक्सर खुद भी बना लेते हैं कि मशीनरी ऐसी हो कि बस वो बाज़ार से नहीं मिलती, खुद ही इंजीनियर्स को बुला के डिज़ाइन करवाने पड़ेगी। सही है। तो जिस तरह वो होंडा की गाड़ियाँ बनती हैं जिस फैक्ट्री में, तो उसमें जो मशीनें होती हैं अब वो बाज़ार से नहीं मिलती मशीनें, वो होंडा की गाड़ियाँ बनाने वाली। वो होंडा कंपनी ने इंजीनियर्स को बुलाकर वहीं पे बनवाई हैं। तो उनको वो असासा क्या पड़ा है, वो प्लांट क्या पड़ा है, कंस्ट्रक्शन। सही है, वो प्लांट की कंस्ट्रक्शन पड़ी थी। तो मशीनरियाँ भी कंस्ट्रक्ट होती हैं, नहीं तो बिल्डिंग एक कॉमन एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट होने की। तो जब भी नॉन करंट एसिड लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मशीन, और हमने पढ़ा है कि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करो, मतलब पैसे दे दिए तो क्रेडिट कैश, नहीं तो उधार लिख लो, देने पड़ेंगे। तो नॉन करंट एसेट जब भी हम लोग लाइक के पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जब भी हम लोग खरीदते हैं या बनाते हैं तो सीधी सी बात है उसको क्या ट्रीट करना है हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने ट्रीट करना है। ये इसकी इनिशियल क्लासिफिकेशन होगी कि हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासीफाई कर रहे हैं। हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे जाके। सही है, प्रेजेंटेशन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहली एंट्री है इसकी अमाउंट कैसे पता लगेगी। क्या जितने की मशीनरी हमने ख़रीदी है या बनाई है वो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। इसने ऊपर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में बोला था ना कि लिखोगे तो तुम तब जब तुम उस पे खर्चा कितना किया है वो निकाल सको। तो कितना खर्चा मैं लिखूंगा यहाँ पर, कोई स्पेसिफिक है ये। पहले दिन जब हम असासा लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, वैल्यूएशन मेजरमेंट कैसे होती है इसकी, क्या कोई रूल है? तो यस। पहले दिन आपने इसकी मेजरमेंट करनी है एट कॉस्ट। IS 16 ने क्या नाम लिया कि आपने पहले दिन इसकी एंट्री पास करनी है किस वैल्यू पे, कॉस्ट पे। अब ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट में वो तमाम ज़रूरी खर्चे आएंगे। सही है, ज़रूरी खर्चे।
तो कॉस्ट में वो तमाम ज़रूरी खर्चे आएंगे जो असासे को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने तक लगे हैं, और जो डिज़ायर्ड उससे हम आउटपुट लेना चाहते थे वो जब तक उस वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए तब तक तमाम खर्चे। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को एक गाड़ी पसंद आई है, फॉर एग्जांपल वो जापान में है। अब आप उसकी इनिशियल कीमत किसी को बताओगे उस गाड़ी की, तो क्या बताओगे? उसकी परचे लाइक के सारे वो तमाम खर्चे ले, उसकी परचेज से लेके तमाम खर्चे जो उस गाड़ी को आप सोच रहे थे ना कि भाई मैं फॉर एग्जांपल इसको गुजरांवाला में चलाऊंगा, तो गुजरांवाला में वो जब तक लाई नहीं जाती और वर्किंग कंडीशन चलाने वाली कंडीशन में नहीं आ जाती तब तक के तमाम खर्चे जोड़ दो। हो सकता है वो गाड़ी पार्ट्स में आई हो सकता है उस गाड़ी पे कस्टम टैक्स आया हो सकता है जो है ना उस गाड़ी की शिपिंग हुई हो, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आई हो। सही है, वो गाड़ी पुर्जों में थी, उसको असेंबल किया हमने, उसके लिए हमने गैराज बनाया, तो जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आती तब तक के सारे खर्चे उसमें ऐड करेंगे। सही है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग कोई एसेट परचेज भी कर सकते हैं। हमारी एक टीम गई कराची से जाकर एक नॉन करंट एसेट खरीद कर ले आई, और हम लोग बना भी सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई इनिशियल खर्चे में क्या क्या आएगा। सही है, कोई स्पेसिफिक लिस्ट स्टैंडर्ड में बना कर दी हो तो यस, बना कर दी है स्टैंडर्ड से लिस्ट। सही है। तो इनिशियल कॉस्ट पे क्या क्या आता है? अगर तो एसेट खरीदा है, हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियली हमने डेबिट नॉन करंट एसेट का अकाउंट ही करना है, बट करना किस पे है? एट कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या क्या आएगा गाइस? तो पहले परचेज कॉस्ट देखते हैं। तो हमारी एक टीम गई है कराची और वहाँ से इनको एक नॉन करंट एसेट पसंद आया है। सही है। तो उसकी जो परचेज प्राइस होगी वो हमें पे करने पड़ेगी। क्या पता कोई टैक्स वगैरह दिया हो, कोई फॉरेन कंट्री से मंगवाया हो। सही है। कोई फॉरेन कंट्री से जब मंगवाओगे तो फिर पैसे तो दोगे एक्स्ट्रा। अच्छा, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स मैंने इन्वेंट्री में भी बताया था। हमारा ख़रीदारी के वक्त टैक्स जो निकलता है ना, खर्चे के वक्त टैक्स जो निकलता है उसको इनपुट वैट कहते हैं। और इनपुट वैट क्लेमेबल है इफ़ रजिस्टर्ड, बट अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो वो क्लेमेबल नहीं है, फिर वो कॉस्ट में आएगा टैक्स। अगर HMRC के साथ आप फाइलर नहीं हो तो वो आपको खर्चों पे टैक्स क्लेम नहीं देता, इसीलिए आप फिर वो खर्चे में लेके आओगे, वो टैक्स भी खर्चे में लेके आओगे। कोई डिस्काउंट मिला हो तो माइनस कर दो। कोई और लीगल खर्चे आपने पे किए हो कस्टम वाले को, या कोई स्टाम्प वगैरह करवाया हो। सही है, कोई लीगल टाइटल अगर अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो स्टाम्प करवाना पड़ता है। और भी खर्चे हैं जो डायरेक्टली हम इस परचेज़ के साथ एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमने जो अपने एम्प्लॉयज़ कराची भेजे हैं, हमने इनको कोई ना कोई तो ट्रैवलिंग की पैसे दिए होंगे, कोई फूड के दिए होंगे, कोई और इनको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया होगा, क्योंकि इनका काम कराची जाना तो नहीं था, इनका काम तो इस्लामाबाद में काम करना था हमारे ऑफिस में। कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ था, तो ये जब जाएंगे तो फिर मैं इनको एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ अलाउंस दूंगा। तो इनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, इन पर खर्चा करना पड़ता है जिन एम्प्लॉयज़ को हम बिजनेस की किसी डील पे भेज रहे हैं। एसेट जब ला रहे होते हैं तो अक्सर वो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली फिट नहीं आता, उसके लिए लाजमन कोई ना कोई प्रोटेक्शन या कोई सीमेंट का स्टेज या कुछ ना कुछ बनवाना पड़ता है। सही है। तो उसको कहते हैं साइट प्रिपरेशन, वो खर्चा भी डालोगे। अगर आपने डिलीवरी करवाई है, डिलीवरी करवाते वक्त कोई हैंडलिंग, कोई क्रेन वगैरह की मदद आपने ली थी, कोई बड़ा एसेट था। सही है। कोई लाइक के उसको संभालने के लिए, उठाने के लिए, तो वो खर्चा भी डालोगे। फिर आप जब ले आते हो एसेट तो वो डायरेक्टली वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, किसी इलेक्ट्रीशियन या किसी मैकेनिक के थ्रू आप उसको इंस्टॉल करवाते हो। क्या पता वो पीसीज में हो, आप उसको असेंबल करवाते हो।
और फिर एक दफ़ा लाइक कि क्या एसिड सही तरह से काम करेगा नहीं करेगा, उसको डायरेक्टली उससे आउटपुट लेने से पहले कोई हल्का पुल्का उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो उस टेस्टिंग में भी कुछ थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है अक्सर। और अगर आपने बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाया था, सही है, एसिड के लिए, तो उस प्रोफेशनल के पैसे भी बीच में ऐड करोगे। तो ये है इनिशियल परचेज कॉस्ट, ये लिस्ट याद रखनी है। कुछ चीज़ें हैं जो इस परचेज कॉस्ट में नहीं आएंगी, इनिशियल कॉस्ट में, सही है। और ये 16 ने हमको एक्सक्लूड किया हुआ है। एसेट्स के लिए फ्यूल्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कभी भी जा सकते हैं। सही है, एम्प्लॉयज़ को आपने ट्रेनिंग दी है एसेट चलाने के लिए, ज़रूरी थी। बट एम्प्लॉयज़ हमारे, उनको जो जो भी खर्चा करते हैं वो वैसे ही पी एंड एल में वेजेस वगैरह जाती हैं। सही है, तो इनको जो ट्रेनिंग दी है एसेट के लिए, ये एम्प्लॉयज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो इनको हम एसेट्स में नहीं लिख सकते। इससे इनको जो देखो एसेट में नहीं लिख रहे ना, जो एसेट की वैल्यू से एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो वो किधर जाएगा? जो एसेट की वैल्यू से एक्सक्लूडेड है वो किधर जाएगा? पी एंड एल में। आपने कोई वारंटी का एग्रीमेंट किया है, आपने इंश्योरेंस का एग्रीमेंट किया है, इनके बगैर एसेट चल सकता था। मेंटेनेंस का एग्रीमेंट किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो वैसे भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो आजकल क्वेश्चन में बच्चे को क्या धोखा दे रहा है एग्जामिनर, वो कहते हैं 3 इयर्स मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चा इसको देखता है, ये भूल जाता है वो। ओके भाई, मेंटेनेंस तो बाय नेचर ही क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप 10 साल का किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो आपके असासे की अर्निंग पोटेंशियल में इंक्रीज तो नहीं ला सकता। बात समझ आई है नहीं आई है? तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये हमेशा किधर जाएगी? पी एंड एल में। रोड टैक्स, ये टूल टैक्स। पाकिस्तान में तो टूल टैक्स आप स्पेसिफिक जर्नी के साथ रिलेट कर सकते हो, बट यूके में नहीं कर सकते। लाइक कि स्टैंडर्ड मोस्टली कंट्रीज को जो फॉलो कर रहा है, रोड टैक्स यूँ पे किया जाता है कि बस गाड़ी गाड़ी के हिसाब से सालाना टैक्स पे कर दो। तो ये नहीं है कि कराची से लेके आ रहे हो तो पिंडी तक कितना टैक्स बन गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में आया है, सही है, मोस्टली कंट्रीज में ये नहीं है। वहाँ पे गाड़ी गाड़ी के हिसाब से दे दो, बस फिर गाड़ी जितनी मर्जी भगाओ सारा साल। तो किसी एक जर्नी के साथ या किसी एसेट की एक्विजिशन के साथ आप गाड़ी के टैक्स को नहीं वो कर पा रहे, रिलेट कर पा रहे, सही है। तो इसीलिए रोड टैक्स भी क्या कर दिया पी एंड एल में। तो ये था परचेज्ड एसेट, सही है, परचेज्ड एसेट, उसकी इनिशियल मेजरमेंट, कि क्या चीज़ें आएंगी और क्या चीज़ें नहीं आएंगी, हमने ये देखा। सही है, तो ये ऊपर वाली जो लिस्ट है ये आएंगी, नीचे वाली जो लिस्ट है ये इनिशियल कॉस्ट में नहीं आएंगी, ये पी एंड एल में जाएंगी सीधा। ये कौन सी नहीं आती, अभी देखते हैं कि वो एसिड जो हम खुद बनाते हैं। मोस्टली बिल्डिंग ही एग्जांपल ले लो इसकी। सही है, ये ब्लू एरिया वगैरह में चले जाओ तो ये एच बी एल टावर जो बना हुआ है, तो ये किसी ने बनाकर एच बी एल वालों को किराए पे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एच बी एल वालों ने खुद बनाया, सही है, एच बी एल वालों ने खुद बनाया। तो ये जैज हेडक्वार्टर जो है इन्होंने खुद अपनी मर्जी से बनाया। तो ये वो जैज हेडक्वार्टर वालों ने जब ये बनवाया, तो ये उनके लिए क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन एसेट हो गया, सही है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट हो गया। तो अब ये लोग अपनी इनिशियल मेजरमेंट में क्या क्या लेके आएंगे, ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस, सही है, जो जरूरी थे। तो जमीन खरीदना जरूरी थी, जमीन को अपने नाम करवाना, लीगली इजाजतें लेना कंस्ट्रक्शन की, सही है, स्टाम्प करवाना वो जरूरी होता। जब जमीन वगैरह मिल गई, इजाजत मिल गई, तो उस ज़मीन को क्लियर करना कंस्ट्रक्शन की खातिर, कंस्ट्रक्शन के लिए उसको रेडी करना, कंस्ट्रक्शन का जितना मटेरियल लगे, कंस्ट्रक्शन में जितना लेबर लगे, ख्वाह न्यू लेबर हो या एग्जिस्टिंग लेबर हो, अगर मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेबर इस कंस्ट्रक्शन में लगा है, तो लेबर की वैसे कॉस्ट तो पी एंड एल में जाती थी ना, वेजेस, आप किधर जाएंगी? सही है, तो वो ये भी आजकल एग्जामिनर कर रहे थे, बोलते कि बाहर से हमने न्यू लेबर हायर किए थे 20,000 के, और मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेबर से हमने काम करवाया था, उनकी थी 15,000, उन पे भी लगा। तो कितनी कॉस्ट होगी? तो बच्चे इसका बता देते हैं, इसका बताते ही नहीं है। तो भाई, ये पहले जिधर काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी तनख्वाह किधर जाती थी? पी एंड एल में। अब ये किधर कर रहा है? एसेट पे। तो इसमें ये जो ये हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, यही तो बोल रहा है। तो जिस लेबर ने इस एसेट पे काम किया उसकी कॉस्ट को क्या करो, एसेट बनाओ।
उसकी कॉस्ट को क्या करो, एसिड बनाओ, सही है, उसकी कॉस्ट पे एसिड बनाओ। पहले तो वो पी एंड एल में जा रहा था, अब एसिड में जाएगा, सही है, एस पी में। स्पेसिफिक ओवरहेड्स, स्पेसिफिक ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लाइक की कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी थी। जैसे कि आप कहती हो कि भाई कोई हम लोग क्रेन लेके आए हैं रेंट पे, कोई मशीन लेके आए हैं, तो ये आप एसिड की कंस्ट्रक्शन के लिए लेके आए हो ना, इस यस, तो इनके जितना भी आपने रेंटल पे की है वो कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। आपने कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से कोई सर्वेयर या कोई आर्किटेक्ट कोई इस तरह का बंदा बुलाया था, प्रोफेशनल बुलाया था, कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लो। और जितना भी आपने पहले से सोचा हुआ था डैमेजेस के बारे में वो भी कैपिटलाइज कर लो, जो सोचा हुआ था, जिसकी उम्मीद थी पहले से। और कुछ चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं लेके आनी, जिस वक्त आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहे, लेबर को तनख्वाह दे रहे हो, तो वो एसिड की वजह से नहीं राइज हो रही है लेबर की कॉस्ट। वो आपने क्यों सस्पेंशन की हुई है कंस्ट्रक्शन की, नहीं करते ना। जिस वक्त सस्पेंशन की हुई है तो IU 16 कह रहा है कि भाई लेबर की कॉस्ट अब कैपिटलाइज नहीं करो उस दौरान किधर लेके जाओ, पी एंड एल में। जो SFP में नहीं जा रहे वो फिर किधर जाएंगे, पी एंड एल में, सही है। नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल फॉल्टी डिजाइन या स्पॉइलेज ये हमारी गलती है। नॉर्मल लॉस क्या था, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, सही है, वो पहले से उम्मीद होती है हमें कि ये होगा। बट अब नॉर्मल क्या है कि ये हमारी गलती होती है, ओन फॉल्ट, सही है, नॉर्मल लॉस। और जो जनरली जो एडमन और हमारे मैनेजर वगैरह हैं, अब हम कंस्ट्रक्शन करें ना करें उनको तनख्वाह तो मिलनी ही मिलनी है, इसीलिए उनकी कॉस्टें, मार्केटिंग वाले, HR वाले, फाइनेंस वाले, सही है, इन सबकी कॉस्टें एसिड में ना ले आना, सही है, इनकी सबकी कॉस्ट वैसे भी पी में जाती है, अभी भी पी में जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, प्राइस है मशीन की, आएगी ये, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था, 10% कम कर लो। सेटलमेंट डिस्काउंट भी 5% उसने दिया है, अगर एक महीने के अंदर अंदर हमने पेमेंट की, और हमने एक महीने के अंदर अंदर ही पेमेंट, यस, एक महीने के अंदर अंदर की है, यहाँ खरीदी थी, और ये देखो 25 दिन आया है अभी, पेमेंट कर दी है हमने, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, आई थिंक ये इतनी बनती है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये होगी, इसमें से सेटलमेंट डिस्काउंट भी माइनस करो। अच्छा, इम्पोर्ट ड्यूटी आता है, डिलीवरी चार्जेस आते हैं, इंस्टॉलेशन भी आता है, प्रोडक्शन से पहले पहले टेस्ट करना, यस, और 5 साल मेंटेनेंस, ये नहीं आएगा, सही है, तो ये कुछ ना कुछ वो गलत देगा बीच में। कंस्ट्रक्शन, सही है, कंस्ट्रक्शन, अच्छा, कंस्ट्रक्शन वाले में एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, मैंने उसे skip की थी। कंस्ट्रक्शन में एक और कॉस्ट भी कंस्ट्रक्शन की वजह से आती है, इसको कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। बोरोइंग तो उधार, और उधार पे खर्चा, तो वो तो सूद होता है, फाइनेंस कॉस्ट, सही है, वो तो सूद होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन था ये, जो कंस्ट्रक्शन की खातिर लिया हुआ था। देखो आपके पास पैसे नहीं थे, आपने 20 मिलियन ले लिए बैंक से, और 20 मिलियन में ये सारे खर्चे आपने पूरे कर दिए, अब इस एसेट की वजह से 20 मिलियन का खर्चा तो आया ही आया था, बट ये जो 20 मिलियन आपने बैंक से लिए एसेट की खातिर, इस पे एक्स्ट्रा सूद भी तो दोगे। तो इस बिल्डिंग की वजह से सिर्फ 20 मिलियन खर्चा नहीं आया, और सूद भी खर्चा आया,
सही है, तो वो सूद भी कैपिटलाइज होगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन सूद था, तो बाकी 20 मिलियन खर्चा है, 2 मिलियन सूद भी इसकी वजह से आया है, तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी? 22 मिलियन। सही है, तो बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? सूद। कौन सा सूद? उस लोन पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो। सही है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लिया हो। तो खातिर जो लोन लेते हैं उसका सूद भी कैपिटलाइज होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट। उसको कहते हैं बोरिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। हम लोग खुद बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड आएगी, आर्किटेक्ट को जो फीस भी आएगी, साइट प्रिपरेशन भी आएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी आएगी, डायरेक्ट लेबर भी आएगी, लीगल फीस भी आएगी, जनरल ओवरहेड नहीं आएगा। सही है, जनरल ओवरहेड नहीं आएगा।